हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक के अंदर सब ग्रुप की एक थ्योरम देखी थी। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए सब ग्रुप की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लाग्रांज थ्योरम देखेंगे, जो पेपर के अंदर बहुत बार पूछी गई थ्योरम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि आप में से इसके साथ ही हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो थ्योरम है वो लाग्रांज थ्योरम है और वो सब ग्रुप से जुड़ी हुई एक थ्योरम है। ये लाग्रांज थ्योरम क्या बोलती है? इस थ्योरम को आप स्टार लगा लें, पेपर के अंदर बहुत बार पूछी गई थ्योरम है। इस थ्योरम को पहली बात तो बोलते हैं लाग्रांज थ्योरम। लाग्रांज थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलती है? ये बोलती है द ऑर्डर ऑफ ईच सबग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ द order of the group order of the group। ये तो इंग्लिश में दी गई है और हिंदी में क्या दी गई है? एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक यानी कि कोटि का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक यानी कि कोटि का भाजक होता है। सबसे पहले तो इस थ्योरम की डिमांड क्या है हम वो समझने की कोशिश करते हैं और बाद में इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। पहली बात तो इस थ्योरम को थ्योरम्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम्स ऑन क्या कहते हैं? सब ग्रुप, यानी कि लाग्रांज प्रमेय कहा जाता है किसकी? उपग्रुप की क्या कहा जाता है? लाग्रांज प्रमेय। ये थ्योरम ऐसे कहना चाहती है कि आप सबसे पहले एक फाइनाइट ग्रुप लें। एक क्या लें? फाइनाइट ग्रुप, यानी कि आपको एक परिमित ग्रुप लेना है। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक ग्रुप है जी स्टार, मेरे पास एक क्या है? ग्रुप। मेरे पास एक जी स्टार ग्रुप है। तो बोलता है ये तो ग्रुप हो गया, फिर परिमित ग्रुप से क्या मतलब है? यानी कि फाइनाइट ग्रुप से फिर क्या मतलब है? तो फाइनाइट ग्रुप से मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंदर ये जो जी सेट है ना, ये जो जी सेट है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो कैसे हो? फाइनाइट हो। इस ग्रुप के अंदर ये जी सेट ही तो होता है। इस जी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होनी चाहिए ना वो कैसे होनी चाहिए? फाइनाइट। तब तो ये ग्रुप कैसा बन जाएगा? फाइनाइट ग्रुप बन जाएगा। अगर मान लो जी के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट चले जाएं तो ये ग्रुप कैसा बन जाएगा? फिर इनफाइनाइट। लेकिन अभी बुक वाले ने क्या कहा है? ग्रुप कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। तो मैंने मान लिया कि ये जो मेरा जी सेट है ना, इस जी सेट के अंदर एन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? एन। यानी कि मैंने मान लिया कि मेरा जो ऑर्डर ऑफ जी है ना वो कितना है? एन। इक्वेशन नंबर 1 मैंने एक बार के लिए मान लिया कि, एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, हम करेंगे तब पूरा अच्छे से करेंगे, एक बार समझ लो। ऑर्डर ऑफ जी मैंने कितना मान लिया? एन। यानी कि इस जी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? एन। तो मेरा ग्रुप कैसा बन गया? फाइनाइट ग्रुप बन गया। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। फिर वो ऐसे कहना चाहता है कि इस ग्रुप का आपको एक सब ग्रुप लेना है। इस ग्रुप का आपको क्या लेना है? एक सब ग्रुप। तो मैंने मान लिया कि एच जो है ना वो मेरा सब ग्रुप है। वो मेरा क्या है? सब ग्रुप। एच मेरा क्या है? सब ग्रुप है।
आप सब ग्रुप की प्लेलिस्ट के अंदर जब जाके डेफिनेशन देखेंगे ना, तो सब ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि ये एच सब ग्रुप आपका जब बनता है जब आपका एच क्या बने, जी का सबसेट बने। पहले क्या बने, सबसेट। एच पहले मेरा सबसेट बनेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो एच के अंदर इन्फिनिटी एलिमेंट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। क्या तो 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 ए हो जाएंगे, 1 हो जाएगा या 0 हो जाएंगे? 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, इन्फिनिटी भी नहीं हो सकते। तो एक बात तो कंफर्म है, यदि एच मेरा सब ग्रुप है ना, तो ऑर्डर ऑफ जो एच होगा ना वो फाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि सब ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि एच सबसेट बनता है, और सबसेट बनता है तो वो फाइनाइट तो नहीं हो सकता। और मैंने मान लिया कि इसका ऑर्डर कितना है, एम है। इसका ऑर्डर मैंने कितना मान लिया, एम। ये कहानी सबको क्लियर है? अगर पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक है ना, इसमें अगर आप सेट से स्टार्ट करके, सेट, रिलेशन, फंक्शन और ग्रुप, अगर शुरू से वीडियोस नहीं देखते हैं और शुरू से आपकी कमांड अच्छी नहीं है, तो आगे आने वाली कोई भी यूनिट और कोई भी डेफिनेशंस, कोई भी थ्योरम्स आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। अगर आपको फर्स्ट, आप सोचो कि मेरे को फर्स्ट यूनिट नहीं आती और मैं सेकंड से स्टार्ट कर लूं तो मेरा कवर हो सकता है कि बिल्कुल नहीं। ऐसा इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक के अंदर तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के अंदर हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हो गया, बाकी बुक के अंदर हो सकता है, लेकिन इस अलजेब्रा बुक के अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता। अलजेब्रा के अंदर तो आपको बेसिक पे कमांड जितनी अच्छी होंगी, आगे आने वाली यूनिट आपको उतनी ही आसानी से क्या आएगी, समझ में आएगी। तो इसमें, इस अलजेब्रा बुक के अंदर आप फर्स्ट वीडियो से देख के यहां तक पहुंचे। अब इधर देखो, तो एक बात तो कंफर्म है कि मेरा ऑर्डर ऑफ एच कितना होगा, फाइनाइट होगा। और मैंने मान लिया कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ एच कितना बन गया, एम। वो बोलता है कि इन दोनों का ऑर्डर निकालो, इसका भी ऑर्डर निकालो, इसका भी ऑर्डर निकालो, दोनों को हमने क्या निकाल लिया, ऑर्डर मान लिया। मतलब अब वो कहना चाहता है कि ये एक दूसरे के डिविजर होने चाहिए, यानी कि जो एम है ना, एम, इस एन का क्या होना चाहिए, डिविजर, यानी इसका भाजक होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, भाजक। यानी कि जैसे भाजक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो एन की वैल्यू कितनी है, मान लो मैंने एक बार के लिए 6 मान ली, एम की वैल्यू मैंने एक बार के लिए कितनी मान ली, 3। तो इस 6 का 3 में मैं डिवाइड करूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। इसको बोलते हैं डिविजर। पॉइंटों में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इंटीजर्स में वैल्यू आनी चाहिए। किसमें आनी चाहिए, इसको बोलते हैं डिविजर। समझ गए कहानी? तो मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो एन है ना, इसमें मैं एम का डिवाइड करूं तो कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, इंटीग्रल आना चाहिए, या फिर इंटीजर आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, डिविजर। एक बार फिर से समझ लो। बुक वाले ने कहा कि एक फाइनाइट ग्रुप लो, हमने फाइनाइट ग्रुप ले लिया, उसका ऑर्डर कितना मान लिया है। बुक वाले ने कहा कि एक उप ग्रुप लो, हमने एक सब ग्रुप ले लिया, उसका ऑर्डर कितना मान लिया, एम। बोलते हैं कि दोनों का ऑर्डर निकालो। ऑर्डर इन इंग्लिश, हिंदी में, इंग्लिश में उसको ऑर्डर बोलते हैं, हिंदी में उसको ग्रुपांक बोल दो, और चाहे कोटि बोल दो, एक ही बात है। निकाल ली। अब दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के भाजक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डिविजर है। तो ये तो हो गई लाग्रांज थ्योरम की एनालिसिस। लाग्रांज थ्योरम बोलती है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप, उसका प्रत्येक उपग्रुप की कोटि इसकी क्या होती है, डिविजर होती है। ये बोलती है हमारी लाग्रांज थ्योरम। अब चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो मैं हिंदी मीडियम वाला हटा देता हूं और इसको इंग्लिश से समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग एनालिसिस तो इसका हिंदी मीडियम से भी देख चुके हैं। कोई भी थ्योरम दी गई उसको डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें, पहले इस प्रकार से उसका एनालिसिस करें कि उसमें गिवन तो क्या है और उसमें हमें प्रूफ क्या करना है। इतनी कहानी सबको क्लियर है? अब इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। प्रूफ, तो प्रूफ के अंदर लिखेंगे लेट जी स्टार बी ए फाइनाइट ग्रुप whose order is n. It implies order of g is equal to n. इक्वेशन नंबर 1। आप लैंग्वेज अपने मन से भी लिख सकते हैं कि हमने जी स्टार कोई ग्रुप लिया, उसकी कोटि कितनी मान ली, परिमित कोई ग्रुप लिया, उसकी कोटि कितनी मान ली, n मान ली। एंड आल्सो लेट h इज
ए सब ग्रुप ऑफ जी हुज order is m, it implies order of h is equal to m. इक्वेशन नंबर 2। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है कि? मुझे एक बात बताओ, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब यहां पे हमें एक नया काम करना होगा और इसको इस प्रकार से ही क्या किया जाता है प्रूफ, आपको ये ध्यान रखना होगा। हमें यहां पे एक मैपिंग बनानी होगी, हमें यहां पे क्या बनानी होगी? एक मैपिंग, यानी कि हमें यहां पे एक फंक्शन बनाना होगा। यहां पे क्या बनाना होगा? एक फंक्शन। वो फंक्शन बनाने के लिए हम एक फंक्शन इस प्रकार से बनाते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो h से लेके, यानी कि इस सब ग्रुप से लेके, इस h सब ग्रुप से लेके इस कोसेट के ऊपर, इस AH के ऊपर क्या होता है? डिफाइन। इस कोसेट के ऊपर क्या होता है? डिफाइन। अब यहां पे दो चीजें नहीं आ रही हैं। एक तो चीज नहीं आ रही है फंक्शन क्या होता है, मैं आपको फंक्शन क्या होता है ये समझा देता हूं, और एक चीज आ रही है कोसेट क्या होता है ये समझा देता हूं, कि फंक्शन से क्या मतलब है और कोसेट से क्या मतलब है। हम मोटा मोटा इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा बेसिक काम तो इसको करना है। तो हाँ, हालांकि हम कोसेट और फंक्शन को भी समझते हैं। पहले फंक्शन देखो, मान लो आपके पास कोई सेट ए है, इसके अंदर ए बी सी और डी एलिमेंट है, और आपके पास कोई एक सेट बी है और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ये तो पहली बात तो फंक्शन के अंदर ये जो सेट होते हैं ना, इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार से। फंक्शन पढ़ते समय इन सेट को इस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहां पे तो कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी और डी। यहां पे 1 2 3 4 ऐसे। अगर मैं फंक्शन के अंदर मान लो ए वैल्यू पुट करता हूं, फंक्शन किस किस के बीच में डिफाइन है? तो यहां पे लिख दिया जाता है एफ। क्या लिख दिया जाता है? यहां पे क्या लिख दिया जाता है? एफ। अगर मान लो मैं फंक्शन के अंदर ए पुट करूं और मुझे वैल्यू मिल जाए कितनी? 2। बी पुट करने पे वैल्यू मिल जाए कितनी? 1। सी पुट करने पे वैल्यू मिल जाए 4 और डी पुट करने पे वैल्यू कितनी मिल जाए? 3। तो फंक्शन ऐसे बोलता है कि पहली बात तो इस ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट की मुझे इमेज मिलनी चाहिए। कौन से सेट के अंदर? बी सेट के अंदर। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव एन यूनिक इमेज इन द सेट बी, देन दिस फंक्शन इज सेट टू बी, देन दिस सेट इज सेट टू बी फंक्शन, देन दिस मैपिंग इज सेट टू बी फंक्शन। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि इस डी की इस 3 पे मैपिंग नहीं मिल रही, मतलब डी डालने पे मुझे उत्तर नहीं आ रहा 3, तो क्या ये फंक्शन है? क्या? बिल्कुल नहीं है। ये फंक्शन नहीं बन सकता क्योंकि इस 3 की इमेज तो मिल रही है, इस डी की इमेज मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। तो प्रत्येक एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए? इमेज मिलनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अगर मान लो मैं बोलूं कि डी की इमेज मिल रही है और इस सी की इमेज नहीं मिल रही, अब फंक्शन बन गया क्या? अभी भी फंक्शन ही है। पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए? इमेज मिलनी चाहिए। तो अब तो ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है। ये नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या? एक बार देखना, ये नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या? ये अब मान लो यहां पे कोई एक 5 एलिमेंट आ जाए, 4 और यहां पे कोई 5 आ जाए, मान लो एक बार के लिए इस सेट के अंदर एक 5 एलिमेंट हो रहे हैं, क्या ये फंक्शन है क्या? अब फंक्शन है। जब बी सेट का अगर कोई एलिमेंट रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेट का कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। फिर बात आती है कि यूनिक इमेज से क्या मतलब है? हम बोलते हैं कि पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए? देखो कुल मिला के फंक्शन की डेफिनेशन ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी, इन द सेट जी है फंक्शन की डेफिनेशन कुल मिला के। अब देखो ये क्या बोलती है, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिल रही है क्या? मिल रही है। उस सेट का कोई एलिमेंट रह रहा है तो हमें क्या मतलब है? रहने तो। अब बात आती है कि यूनिक इमेज से क्या मतलब है। जैसे कि मान लो मैंने ए डाला, तो ए डालने पे एक बार उत्तर कितना आ रहा है? 2, और एक बार डालने पे ए डालने पे कितना आ जाए? 1। तो ए डालने पे एक बार उत्तर आ रहा है 1 और एक बार कितना आ रहा है? 2। तो क्या यूनिक इमेज आ रही है कि नहीं? जैसे कि मान लो मेरा फंक्शन ऐसा है, x² है, y इज इक्वल टू कितना है? x²।
तो मैं इसके अंदर 2 पुट करूं तो रिजल्ट कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। 2 पुट करने पे ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि -4 आ जाए। तो 2 पुट करने पे तो 4 ही आ सकता है ना, -4 थोड़ी ना आ सकता है। तो फंक्शन बनने के लिए यूनिक इमेज आनी चाहिए। एक वैल्यू डालने पे कितना उत्तर आना चाहिए, एक उत्तर आना चाहिए। एक वैल्यू डालने पे यहां पे तो एक बार एक आ रहा है और एक बार कितना आ रहा है, तो अभी ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन ये कब है, अब। ये क्या है, अब फंक्शन है। इतनी कहानी समझ में आती है। तो प्रत्येक एलिमेंट की इमेज भी मिल रही है, और प्रत्येक एलिमेंट की कौन सी इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज। प्रत्येक एलिमेंट की कौन सी इमेज मिल रही है, यूनिक। तो फंक्शन बनने के लिए पहली बात तो हमें 2 सेट की रिक्वायरमेंट रहती है, एक सेट ए और एक सेट बी। इतनी कहानी समझ में आती है। तो हमने यहां पे 2 सेट लिए हैं, एक सेट तो कौन सा लिया है, एच, और एक सेट कौन सा लिया है, ए एच। पहली बात, हम कोई भी 2 सेट ले सकते हैं। तो एक सेट तो हमने कौन सा लिया है, एच, और एक सेट यहां पे हमने ए और बी लिए हैं। यहां पे कौन सा लिए हैं, ए और बी। यहां पे हमने कौन सा लिया, ए और बी। तो फंक्शन बनने के लिए पहली बात तो हमें मिनिमम 2 सेट चाहिए। तो एक सेट हमने क्या ले लिया, एच, और एक सेट हमने क्या ले लिया, ए एच। इतनी कहानी समझ में आती है क्या। दूसरी बात, प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो देख लो प्रत्येक एलिमेंट की क्या मिल रही है, यूनिक इमेज भी मिल रही है, यूनिक। अब फंक्शन के कई टाइप होते हैं। एक होता है वन वन फंक्शन, एक होता है मैनी वन फंक्शन, एक अलग टाइप होता है इनटू फंक्शन, और एक होता है ऑन टू फंक्शन। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि फंक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूं पूरा, और फंक्शन जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि फंक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी जाए, अब वहां से भी जाके देख लें, लेकिन एक बार यहां से समझ लें ना। अब फंक्शन का वन वन और मैनी वन से क्या है, अब इधर देखो, इधर मान लो 4 ही है, तो एक एलिमेंट का एक उत्तर आ रहा है ना। इस फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, इसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। अगर मान लो मैं ए डालने पे 2 आ जाए और बी डालने पे भी उत्तर कितना आ जाए, बी डालने पे भी उत्तर कितना आ जाए, 2। ऐसा तो हो ही सकता है कि मैं 2 पुट करूं तो भी कितना है, 4, और -2 पुट करूं तो भी कितना है, 4। ये तो पॉसिबल है नहीं है फंक्शन के अंदर। तो इस तरफ की 2 वैल्यू डालने पे एक उत्तर आ सकता है, लेकिन इधर 2 अलग अलग वैल्यू डालने पे, इधर एक सेम वैल्यू डालने पे अलग अलग उत्तर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना। तो ये फंक्शन कौन सा टाइप हो गया, मैनी वन। तो वन वन और मैनी वन समझ गए। अभी ये कौन सा फंक्शन है, मैनी वन। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये अब कौन सा हो गया, वन वन। अब बात आती है कि इनटू क्या है। इनटू बोलता है कि अगर मान लो यहां पे 5 और हो तो यहां पे एक एलिमेंट बच गया ना। तो इस फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, यानी कि बी सेट का कोई एक एलिमेंट बच जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इनटू। और अगर यहां पे कोई एलिमेंट ना बचे तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑनटू। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑनटू। तो मैंने फंक्शन के बारे में आपको मोटा मोटा बता दिया कि फंक्शन के लिए हमें मिनिमम 2 सेट होने चाहिए, एक ए और एक बी। आप कोई भी 2 ले सकते हैं। साथ ही फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, और वो भी कौन से सेट के अंदर, बी सेट के अंदर मिलनी चाहिए। तो प्रत्येक सेट की यूनिक इमेज भी मिल रही है, और कौन से सेट में मिल रही है, बी में। फिर हमने देखा फंक्शन के एक तो वन वन टाइप होता है, एक मैनी वन, यानी कि एक एक की बहु एक की, एक अंतरछिपी और एक आच्छादक। इनटू का मतलब अंतरछिपी और ऑनटू का मतलब आच्छादक। इनटू बोलता है कि कोई एलिमेंट बच जाता है तो वो तो इनटू कहलाता है, और ऑनटू बोलता है कि कोई एलिमेंट नहीं बचता, वो क्या कहलाता है, ऑनटू। मैं कल ही कोशिश करूंगा कि एक फंक्शन के ऊपर क्या बना दी जाए, शॉर्ट वीडियो बना दी जाए। वहां से जाके क्या समझ लें, फंक्शन को समझ लें, उसके टाइप्स समझ लें, और मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। लेकिन एक बार मैंने आपको मोटा मोटा यहां से बता दिया। अब चलते हैं आगे। अब इधर देखो सामने, तो हमें एक यहां पे फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। तो हमें एक फंक्शन लेना होगा जिसमें एक सेट एच लेना होगा और एक ए एच लेना होगा। अब बात आती है कि ये ए एच क्या है, ये ए एच क्या चीज है, हमें ये समझना है कि ये ए एच क्या चीज है। तो इधर देखो, ए एच को समझने की कोशिश करते हैं कि ए एच क्या है। ए एच को कहा जाता है कोसेट। क्या कहा जाता है, कोसेट, यानी कि सह समुच्चय। क्या कहा जाता है, सह समुच्चय। कोसेट होता क्या है, इधर देखो, ये ऐसे बोलता है कि मान लो जी आपका कोई ग्रुप है, जी आपका कोई क्या है, ग्रुप है, एच आपका कोई सब ग्रुप है, एच आपका कोई क्या है, सब ग्रुप, किसका, जी का। तो ये जो नया सेट बनता है ना ए एच,
जिसके अंदर किस प्रकार के एलिमेंट जाते हैं, AH टाइप के। किस प्रकार के एलिमेंट जाते हैं, AH टाइप के, जहां पे A तो किसका एलिमेंट रहता है, G का, और ये H किसका एलिमेंट रहता है, H का। तो इस AH को कहा जाता है कोसेट। क्या कहा जाता है, कोसेट, या फिर इसको कहा जाता है लेफ्ट कोसेट। क्या कहा जाता है, लेफ्ट कोसेट कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं कोसेट या फिर लेफ्ट कोसेट। एक बार आप इतना ध्यान रखिए, जी कोई ग्रुप है, H सब ग्रुप है, तो इस प्रकार का जो नया सेट बनता है ना, उस सेट को ही कोसेट या फिर इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब इधर ध्यान से सुनिए, मैंने दो सेट ले लिए, H और एक AH। अब इधर आगे देखें, मान लो मेरा ये H और ये AH सेट है। एक बार सुनो, इधर मैंने मान लिया कि मेरे H1, H2, H3, H4 एलिमेंट है, और इधर मैंने मान लिया मेरे AH1, AH2, AH3 और AH4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर मैं H1 डालता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, AH1 मिलना चाहिए, क्योंकि डिफाइन इसी प्रकार से है। ये किस प्रकार से डिफाइन है, H इज इक्वल टू AH। ये इस प्रकार से डिफाइन है कि H डालने पे मुझे क्या मिलेगा, AH मिलेगा। तो H1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, AH1, H2 डालूंगा तो मुझे AH2, H3 डालूंगा तो मैं AH3, और H4 डालूंगा तो AH4 मिलेगा। और अगर मान लो आगे भी कोई एलिमेंट और होंगे तो इसी प्रकार से मिलेगा। अगर आगे भी कोई एलिमेंट होंगे तो इसी प्रकार से मिलेगा। तो मैंने मान लिया एक बार मेरे पास 4 एलिमेंट है। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये जो फंक्शन हमने लिया है, क्या ये फंक्शन मेरा, ये जो फंक्शन मैंने लिया है, क्या ये मेरा फंक्शन 1 1 है क्या? क्या ये मेरा फंक्शन 1 1 है क्या? बिल्कुल 1 1 है। एक का रिलेशन किसके साथ मिल रहा है मुझे, एक के साथ। मैनी वन थोड़ी ना है, 1 1 फंक्शन है। प्लस मुझे एक और बात बताओ, क्या ये मेरा फंक्शन इनटू है या ऑन टू है? ये मेरा फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि बी सेट का, दूसरे सेट का कोई एलिमेंट बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। तो मतलब ये फंक्शन मेरा कैसा है, ऑन टू। ये जो फंक्शन मैंने माना है, ये मेरा फंक्शन कैसा है, 1 1, और ये मेरा फंक्शन कैसा है, ऑन टू, यानी कि एक ही, और कैसा है, अच्छा तक। अगर कोई फंक्शन 1 1 हो और साथ में कोई फंक्शन ऑन टू हो, तो इन दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो संख्या होती है ना, वो इक्वल होती है। दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या क्या होती है, इक्वल। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 हो और साथ में कोई फंक्शन ऑन टू हो, तो इन दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या क्या होती है, सेम। और एलिमेंट्स की संख्या सेम होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मान लिया कि दिस इज डिफाइंड एज, हमने ऐसे मान लिया दिस फंक्शन इज, दिस इज डिफाइंड एज, कि ये फंक्शन डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड एज h इज इक्वल टू AH। इस प्रकार से डिफाइंड है, मैंने मान लिया। अब इस प्रकार से डिफाइंड है तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा चुका कि ये फंक्शन कैसा है, मेरा 1 1 भी है, और प्लस ये फंक्शन मेरा कैसा है, ऑन टू भी है। और ये फंक्शन अगर मेरा, ये फंक्शन इधर फंक्शन पे टिक लगाओ, ये फंक्शन मेरा कैसा है, 1 1 भी है, और ये फंक्शन मेरा कैसा है, ऑन टू भी। और फंक्शन अगर मेरा इक्वल है तो इसके अंदर एलिमेंट की संख्या क्या होगी, सेम। यानी कि मेरा ऑर्डर ऑफ H मेरा किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ AH के। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक सबको क्लियर है कि? मुझे एक बात बता दो, इसके बीच में जो जो बातें काम है मैंने सारी आपको शॉर्ट में बताई है। फंक्शन क्या होता है ये भी बताया है, फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं ये भी बताया है, कब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो एलिमेंट्स कैसे इक्वल होते हैं मैंने प्रूफ करके भी आपको दिखाया है, ये दिखाया भी है मैंने आपको। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। अब जब हम कोसेट पढ़ते हैं ना, वी नो डेट, जब हम ये चैप्टर कोसेट पढ़ते हैं, कौन सा चैप्टर, कोसेट, या फिर हम ये सहज समुच्चय चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो यहां पे आपको एक थ्योरम दी गई है। आपके सिलेबस के अंदर कोसेट दिया हुआ है। जब ये कोसेट पढ़ेंगे ना, ये चैप्टर, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं उस थ्योरम का प्रूफ करवाऊंगा मैं आपको। लेकिन एक बार के लिए ध्यान में रखें कि ये जो जी होता है ना, जी जो हमारा ग्रुप है,
ये सभी जो कोसेट है मेरे, जितने भी मेरे पास कोसेट बनेंगे उन सब का मैं यूनियन लेता हूं ना, उसके इक्वल रहता है। इसको एक बार के लिए आप ध्यान में रख लें बस। इस थ्योरम का हम प्रूफ देखने वाले हैं जब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कोसेट। कोसेट की डेफिनेशन मैं समझा चुका, ये थ्योरम आपके बुक के सिलेबस के अंदर दी हुई है। तो जब ये कोसेट चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको। एक बार ध्यान में रखें कि मेरे पास जितने भी कोसेट होते हैं ना, जितने भी कोसेट्स हैं, उन सब का मैं अगर यूनियन लूं तो वो कितना आता है, जी आता है। कितना आता है, जी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग, ये लास्ट तक सबको दिखाई दे रहा है कि देखना है प्रॉपर, उधर लास्ट तक दिखाई दे रहा है कि सबको लिखा हुआ है एकदम प्रॉपर, अभी तक दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मैंने मान लिया कि इस प्रकार के मेरे पास के कोसेट है। कितने हैं, अब कितने तो कोसेट होंगे ना, उन्हीं का तो यूनियन लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास के है, काउंटिंग में कितने के कोसेट है, तो इन सब का मैं यूनियन लूंगा। तो A1H यूनियन A2, यूनियन की साइन को इससे लगा लो, A2H यूनियन एंड सो ऑन यूनियन AKH। कि ये अभी एक बार फिर से देखना, ये लास्ट तक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से देखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन दिखाई दे रहा है प्रॉपर, अभी तक दिखाई दे रहा है प्रॉपर, अभी तक देखो। तो इन मैंने मान लिया कि मेरे पास के है, के कोसेट है, कितने हैं, तो उन सब का मैं यूनियन लूंगा ना, तो वो किसके इक्वल आएगा, जी के। इसके अकॉर्डिंग तो यही है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक सेट ए है, उसके अंदर A B C है, मेरे पास एक, इसको H1 बोल दो, जैसे A1H बोल दो इसको मान लो, और इसको A2H बोल दो एक बार के लिए। इसके अंदर एलिमेंट है DEF, इनका मैं यूनियन लूंगा तो इनके यूनियन के अंदर ये एलिमेंट जाएंगे नहीं जाएंगे, ABCDEF, ये इतने एलिमेंट जाएंगे ना। और ये सारे मिलके किसके इक्वल बना रहे हैं, जी के। ये सारे इक्वल किसके बना रहे हैं, तो इनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर मैं जोड़ूं, इसका ऑर्डर निकाला 3 आया, इसका ऑर्डर निकाला मैंने 3 आया, तो इनको जोड़ूंगा तो इसका ऑर्डर 6 आएगा, नहीं आएगा, इसका ऑर्डर 6 ही तो आएगा। तो यूनियन निकालते हैं तो डिसजॉइंट सेट होनी चाहिए, तो ऑर्डर कितना आता है, 6। ऑर्डर कितना आता है, 6। तो यहां से एक बात क्लियर है, यहां से एक बात क्या है कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ जी निकालूं, ऑर्डर ऑफ जी निकालूं तो उसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस एंड सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ AKH के बराबर आएगा, नहीं आएगा। इतनी कहानी सबको क्लियर है क्या? क्योंकि ये सेट मेरे डिसजॉइंट सेट हैं, यानी कि असंयुक्त समुच्चय हैं, और असंयुक्त समुच्चयों के यूनियन के बराबर जो सेट होता है ना, उनका ऑर्डर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो कोई भी आप घर पे 2 असंयुक्त समुच्चय लेके देखना और एक जी में एलिमेंट ले लेना, उनका यूनियन निकालना, आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, इक्वल। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 इधर लिख दें क्या, इधर ही लिख लो। इक्वेशन 3 से ध्यान से देखो, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, ये मेरा ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच, तो ऑर्डर ऑफ एच प्लस इसकी जगह भी ऑर्डर ऑफ एच प्लस प्लस ऑर्डर ऑफ एच, सबकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है प्रॉपर, ये नीचे वाला प्रॉपर दिखाई दे रहा है, नीचे वाला अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा ऊपर करते हुए लिख लो इसको, ऑर्डर ऑफ एच, अब दिखाई दे रहा है, ये इधर लिख लो ना थोड़ा, ऑर्डर ऑफ एच, अब दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर, तो ऑर्डर ऑफ एच, यहां तक सबको क्लियर है ना, कि इस इक्वेशन 3 से लिखा है हमने ऐसा। अब इधर लिख रहे हैं, इधर देखो, उसके आगे का यहां पे कर रहे हैं ना, इसके आगे का इधर देखो, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू मेरा, ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने टाइम्स है, के टाइम्स। तो अगर मैं 2 को के टाइम्स जोड़ूं और चाहे के को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही तो बात है। जैसे 2 को 5 बार जोड़ो, ऊपर वाली चीज हटा देते हैं, 2 को 5 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। तो क्या उन मैं के टाइम्स ही तो जोड़ रहा हूं, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, कितने टाइम्स जोड़ रहा हूं, के टाइम्स, हमने के टाइम्स माना है ना, तो कितने टाइम्स जोड़ रहा हूं, के टाइम्स। तो क्या मैं इसको के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं क्या,
के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं किससे, ऑर्डर ऑफ एच से, तो एक ही बात है, चाहे के टाइम्स जोड़ लो और चाहे के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ऑर्डर ऑफ जी मेरा कितना था इक्वेशन 1 से n, यहां पे के की जगह के, और ऑर्डर ऑफ एच मेरा कितना है m, और यहां से मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि n अपॉन m इज इक्वल टू के, और बुक वाला यही चाहता था कि ऑर्डर ऑफ जी में ऑर्डर ऑफ एच का आप डिवाइड करो तो कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए, तो के हमारा इंटीजर ही तो है, कोई पॉइंटों में संख्या थोड़ी ना है, इंटीजर ही तो लिया था हमने, के की वैल्यू हो सकती थी 10 हो जाए, पॉइंटों में थोड़ी ना हो सकती थी, काउंटिंग तो 10 में ही होगी ना ये, तो के हमारा इंटीजर है नहीं है, के हमारा क्या इंटीजर, और बुक वाला यही चाहता था कि इसको क्या दिखाओ, डिवीजर दिखाओ, यानी कि इसको क्या बनाओ, भाजक बनाओ, तो m हमारा n का क्या है, भाजक है, m हमारा n का क्या है, भाजक, यानी कि ऑर्डर ऑफ h इज डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g, और इस प्रकार से हमारी ये लांगराज थ्योरम यहां पे क्या होती है, फिनिश होती है। इस प्रकार से हमने लांगराज थ्योरम को क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। मैं एक बार इसका फिर से रिवीजन करवा देता हूं। पहली बात तो बुक वाला बोलता है कि आपको जी ग्रुप लेना है, और वो भी फाइनाइट, तो मैंने फाइनाइट ग्रुप लिया और उसका ऑर्डर कितना मान लिया n। फिर वो बुक वाला बोलता है इसका एक सब ग्रुप लो, तो अगर सब ग्रुप है तो h तो अपने आप ही सब फाइनाइट होगा, और वो मैंने h सब ग्रुप ले लिया और उसका ऑर्डर कितना मान लिया, m मान लिया। अब बुक वाला चाहता है कि इस m को है ना n का डिवीजर बनाओ, इस m को n का डिवीजर बनाओ। अब इतना काम करने के लिए मैंने एक फंक्शन जनरेट किया, और फंक्शन h से कहां पे जनरेट किया, ah पे। आपको ये स्टेप यहां पे थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप ये स्टेप यहां पे भूल जाते हैं तो पेपर के अंदर इस थ्योरम को आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो कुछ थ्योरम्स के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, सिर्फ आपको एक ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, बाकी मैंने आपको कहीं भी इस थ्योरम के अंदर रखने के लिए नहीं कहा। आप लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट चल रहे हैं, बस एक ये फंक्शन आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा फंक्शन नहीं बनाओगे तो शायद आपके उत्तर रिजल्ट नहीं आएगा फाइनल। तो हमने एक फंक्शन जनरेट किया h से कहां पे, ah पे। ये फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि मेरा 1 1 भी बन रहा है, कैसा बन रहा है, ऑन टू, मैंने बना के दिखाया फंक्शन को 1 1 और कैसा, ऑन टू। और फिर मैंने ये बताया कि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो उन दोनों के ऑर्डर आपस में क्या होते हैं, इक्वल, ऑर्डर इक्वल कर दिए। फिर मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट ध्यान रखो कि इस कोसेट का, जितने भी कोसेट होते हैं ना, उनका अगर मैं यूनियन लेता हूं तो किसके इक्वल होता है, जी के। आप ये ध्यान में रखें, जब हम कोसेट पढ़ेंगे तो मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा कि जितने भी कोसेट रहते हैं ना, अगर मैं उनका यूनियन लेता हूं तो वो किसके इक्वल आता है, जी के। सारे मेरे कोसेट असंयुक्त हैं, यानी कि डिसजॉइंट हैं, तो इनको, और मैंने मान लिया कि मेरे पास के कोसेट हैं, काउंटिंग में कितने हैं, के, तो इन सब का यूनियन किसके इक्वल आएगा, जी के। और सारे मेरे पास असंयुक्त है तो इसका ऑर्डर इनके ऑर्डर के सम के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा। और इक्वेशन 3 से मैं बोल चुका कि मेरे कोसेट का ऑर्डर और एच का ऑर्डर क्या है, सेम, तो सबकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एच। एच कितने टाइम्स है, के टाइम्स, तो के टाइम्स से चाहे जोड़ लो और चाहे के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो के टाइम्स हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू n और इसकी वैल्यू m, और डिवाइड देंगे तो n में डिवाइड किसका लग रहा है, m का, और डिवाइड लगने पे कौन सी वैल्यू आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है। इंटीजर वैल्यू आ रही है मतलब m जो डिवीजर है वो किसका है, n का, यानी कि ऑर्डर ऑफ h जो डिवीजर है वो किसका है, ऑर्डर ऑफ g का, और वो वैल्यू कितनी आती है, k। इस प्रकार से ये थ्योरम यहां पे फिनिश होती है। आपके सिलेबस के अंदर अलग से लिखी हुई है फाइनाइट थ्योरम, लांगराज थ्योरम ऑफ सब ग्रुप। पेपर के अंदर सीधी पूछी जा सकती है, आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और आपको उसका क्या आना चाहिए, प्रूफ भी आना चाहिए, और इस मैपिंग को स्टार लगा लो, इसको ध्यान रखे जाना पेपर के अंदर। इस प्रकार से मैपिंग बना पाओगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार आप ऐसे कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए हमारे साथ लगातार तक बने रहें, हमारी वीडियोस को देखें। हमने इसमें एक भी लाइन लटने वाली नहीं बताई आपको, ना ही आपको लैंग्वेज पे जोर देने के लिए कहा है। लैंग्वेज आप पूरी अपने मन से लिख के आए, आप इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। किताब की तरह लिखा हुआ, मैंने एक भी शब्द नहीं बताया कि आपको लाइनें रटवा रहे हैं कि जी एक ग्रुप है, जी की कोटि n है, नहीं। हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं और थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।